गुड इवनिंग बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया सबके। चलो जी, आज सर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सर हमारा 31 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है फाउंडेशन के। अकाउंट्स में हम सब कर लेते हैं, एक एक चीज कर लेते हैं, मॉड्यूल हम कम से कम 2 बार 3 बार मतलब चाट लेते हैं उसको ढंग से। लेकिन एक चीज हम नहीं करते, नहीं करने के 2 कारण। एक तो ये कि उसको करने का मन ही नहीं करता, सर क्या नाम उसका, थ्योरी। दूसरी बात, हमें लगता है यार ये करेंगे तो भी होगी नहीं, और हम करें तो भी कितनी करें, कौन सा पार्ट करें। तो आज की वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूं कि हमें अकाउंट्स में कौन कौन से थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है जी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे केवल 20 या 25 मिनट में। अप्रोक्स कोशिश करूंगा कि आपको अकाउंट्स की थ्योरी जो आपकी काम की है वो मैं करवा दूं बहुत ही अच्छी तरीके से। सर पहले तो समझो हमारे एग्जाम में अकाउंट्स की थ्योरी या फिर बोलूं थ्योरी के क्वेश्चन अकाउंट्स वाले पेपर में आते हैं कि नहीं आते। तो सुनो आपका जो पैटर्न होता है उसमें अगर आप एवरेज बच्चे हो 60-70 मार्क्स लाने तो ठीक अलग बात हो गई, बट हमें 100 में से 100 चाहिए, 98 भी नहीं चाहिए, तो थ्योरी करनी पड़ेगी। तो थ्योरी के क्वेश्चन आते कि नहीं आते? आप सबको पता है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक पार्ट कंफर्म है थ्योरी का आता ही आता है। सर क्या बात कर रहे हो, मतलब 4 मार्क्स की थ्योरी तो आती ही आती है और ये आपको करनी भी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। गॉट इट साहब। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक क्वेश्चन थ्योरी का आता है, क्वेश्चन नंबर 5 मान लो या 6 मान लो, उसमें क्वेश्चन थ्योरी का आता है जिसको हम ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 1 को छोड़कर बचे हुए 5 में से हमें खाली 4 ही करने होते हैं। मतलब सर हमारे कितने मार्क्स की थ्योरी आती है? अगर आप देखोगे तो 8 मार्क्स की थ्योरी हुई, जिसमें 4 मार्क्स की तो मैंडेटरी करना पड़ेगा, और क्वेश्चन नंबर 6 वाली थ्योरी हम इस कंडीशन में करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। ठीक है जी। सर थ्योरी करनी जरूरी है क्या? मेरे हिसाब से करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घूम के आ जाता है, उसको कर नहीं पाते या फिर करने का समय नहीं होता, क्योंकि 3 घंटे आपका जो टाइम है ना इससे निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लास्ट के 20 मिनट बचे, 15 मिनट बचे क्वेश्चन करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उसको करने में टाइम लगता है। अगर टाइम नहीं बचा तो क्या करेंगे? इसीलिए थ्योरी हमें करनी है। हाँ, आपको डिटेल में नहीं करके जाओ, तो जितनी मैं बता के जा रहा हूं उतनी कर जाओगे तो मुझे लगता है अपना काम हो जाएगा, और अपना काम हो जाएगा अपने को यही चाहिए। वो चाहिए क्या अपने को? ठीक है जी। तो 8 मार्क्स तो ये हो गए, साथ में हो सकता है कि आपके 6 मार्क्स ट्रू फॉल्स के आते हैं, उनमें 2 क्वेश्चन की थ्योरी भी मैं इसके अंदर कवर करवा दूं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। मैं कोई बकवास नहीं करूंगा, केवल मैं जो हमारे काम की चीजें हैं वो डिस्कस करूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं अकाउंट्स क्या होता है, फलाना ठिकाना क्या होता है, मुझे मतलब है कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर आ सकता है तो मैं पढ़ूंगा, खत्म बात। ठीक है जी, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी से। आओ जी, करें स्टार्ट? करो जी सर। सबसे पहले निकाल लीजिए पेज नंबर 1.4। सर क्या बताया इसके अंदर? आओ जी, एक मिनट, ये डिस्टर्ब हो गया शायद। लो जी, करें स्टार्ट। हमारे अकाउंट्स किस तरीके से बनते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1, जनरल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जनरल का मतलब होता है, सॉरी जनरल नहीं, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमारे अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट होती है। तो याद करो, हमने 11th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था। 11th क्लास में सर ने सबसे पहले क्या पढ़ाई थी आपको? जनरल एंट्रीज। एंट्रीज पढ़ाने के बाद दूसरा नंबर किसका था? लेजर का। लेजर पढ़ाई थी। लेजर के बाद आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ाई गई थी, और ट्रायल बैलेंस पढ़ाने के बाद आपको क्या बनवाए गए थे? फाइनल अकाउंट्स बनाए गए थे। तो जनरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट होती है? तो पहले हमें एंट्रीज करनी पड़ेगी। एंट्रीज करने के बाद आपको लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। फिर ट्रायल बैलेंस बनकर फाइनल स्टेटमेंट बनकर हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। सर रिकॉर्डिंग में क्या आता है?
रिकॉर्डिंग में आता है एंट्रीज करना, जो हम एंट्रीज करते हैं वो सब किस में आती है, रिकॉर्डिंग में आती है, जिसको हम जनरल बुक भी बोल सकते हैं। अब जनरल एंट्रीज करने के बाद हमें क्या करना होता है, उन एंट्रीज को अलग अलग क्लासिफाई करना होता है। सेल्स वाली एंट्री सेल्स अकाउंट में जाती है, परचेज वाली एंट्री परचेज अकाउंट में जाती है, ठीक है। उसके अलावा डेटर वाली एंट्री डेटर अकाउंट में जाती है, तो उसे क्लासिफाई करना पड़ता है। तो सेकंड हिसाब होता है हमारा क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करना पड़ता है। सर क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफाई करने के बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है, समराइजिंग का मतलब होता है उनको एक जगह रखना, उसमें आपका ट्रायल बैलेंस आ जाता है, उसमें आपका ट्रायल बैलेंस आ जाता है, एंड उसको समराइज करने के बाद उसको हम एनालाइज फॉर्म में लिखते हैं। एनालाइज का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट, टू आइडेंटिफाई योर पोजीशन, टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, वो किस में आ जाता है, आपके एनालाइज करने में आ जाता है। तो इसके अंदर हमारे क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट्स वगैरह आ जाती है। ठीक है जी, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करा रहा हूं, जितना मैं बोल रहा हूं उतना याद कर जाना, अपना काम हो जाएगा। सर किताब वाला रटना है क्या, रट सकता है क्या, नहीं ना, तो खत्म बात। मैं जितना बोल रहा हूं उतना याद होना चाहिए। इनमें से जो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपको इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद इंटरप्टिंग, इंटरप्टिंग आपके भविष्य में आएगा, फ्यूचर में आएगा। सी एंटर के अंदर हम बोलते हैं रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करना, मतलब ऐसा इस तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करना ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को यूज में ले सके, उसे इंटरप्टिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग, और उनको इन्फॉर्म कर देना। सर इतना ही करना है, हाँ सर बहुत है, जो मैं टिक लगाऊं वो टिक लगाते जाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। आओ आगे चलते हैं। 1.7 पर, हाँ ये भी सर सेम है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है सर, वही तो होता है जो जनरेटिंग होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को, और रिकॉर्ड करने के ट्रांजैक्शन के लिए में आ जाते हैं जनरल एंट्रीज आ जाती है, लेजर आ जाता है, ट्रायल बैलेंस आ जाती है, मतलब समराइज तक का हिस्सा सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग में आ जाता है। उसके बाद सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग के बाद हमें क्या करना है, जो भी रिजल्ट आया वो आइडेंटिफाई करना होता है। रिजल्ट किससे आइडेंटिफाई होता है सर, रिजल्ट आइडेंटिफाई होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंड बैलेंस शीट से आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। रिजल्ट आइडेंटिफाई कर लिया, चलो बैलेंस शीट फिर इसमें ले लेते हैं, हमारी पोजीशन क्या है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो किसमें आती है हमारी बैलेंस शीट से आइडेंटिफाई हो जाती है, और डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या निकालते हैं, रेशियोज वगैरह निकालते हैं, ठीक है। और ये हेल्पफुल हो जाता है, और लास्ट में हम ये देखते हैं हमारी कंडीशन क्या है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी पोजीशन। तो ऑब्जेक्टिव में आपके 5 पॉइंट हुए। पहला पॉइंट हुआ कि सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करके उसका रिजल्ट आइडेंटिफाई करना, फिर फाइनेंशियल पोजीशन बताना, और फिर डिसीजन मेकिंग लेना। डिसीजन लेने के बाद हमें क्या करना होता है, ये देखना होता है हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। फिर समझो, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करने के बाद हमारा प्रॉफिट क्या हुआ कि लॉस हुआ, रिजल्ट आइडेंटिफाई करना, फिर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन आइडेंटिफाई करना, और उसको उससे हम हमारे डिसीजंस ले सकते हैं, और लास्ट है हमारी सॉल्यूशन पोजीशन हम देख सकते हैं। लो जी, 2 टॉपिक करेंगे, उसके अलावा बाकी हमें कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, सीधा आ जाओ अपने 1.14 पे। लो सर, ये पहला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफर्म, कंफर्म मतलब आ सकता है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सर अकाउंट्स बहुत अच्छी चीज है, जिसने भी अकाउंट्स बनाई क्या शानदार अकाउंट्स बनाई, इस तरीके से अकाउंट्स बनाई कि हमें सब के सब रिप्लाईज मिल जाते हैं। इतनी अच्छी अकाउंट्स है कि सब मतलब मजा आ जाता है पढ़ के रिकॉर्ड करके, और ये मेरे को इंफॉर्मेशन जनरेट करने में भी हेल्पफुल रहती है। लेकिन वही बात, इस दुनिया में हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, फायदे नुकसान। जिसके फायदे होते हैं उसके नुकसान हो ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता उसमें नुकसान नहीं हो। अपन भगवान में ही नुकसान ढूंढ लेते हैं, ये तो अकाउंट्स है। तो अकाउंट्स के फायदे जितने हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं अकाउंट्स के अंदर, सर मैं आपको सारी समझाऊंगा। अपने को 5 याद करनी है, 5 याद हो गई तो मेरा काम हो गया। सर क्या क्या लिमिटेशंस है जरा देख लें, आओ जी। पहली लिमिटेशन साहब, हमारे यहाँ पर हमारे बिजनेस के अंदर 2 तरह के ट्रांजैक्शन जनरेट होते हैं। एक तो जो मनी से रिलेटेड होते हैं, और एक जो नॉन मॉनेटरी होते हैं, नॉन मॉनेटरी होते हैं। हमारा अकाउंट्स केवल मॉनेटरी आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करता है। अब सर ये क्या होता है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, फिर समझो।
मेरी जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं उनको हमारा अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करता, केवल जो मनी में कंसिडर होती है वही रिकॉर्ड करता है। समझाओ सर। आप एक बात सोच के देखना, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर है, आप अगर पेशेंट हो तो आप हॉस्पिटल को न दिखाकर उस डॉक्टर को दिखाओगे। आपका एक डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, 5 साल से वही डॉक्टर देख रहा है, जैसे ही वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल को छोड़कर दूसरे हॉस्पिटल में चला जाएगा, आप हॉस्पिटल बदल दोगे या डॉक्टर बदल दोगे? डॉक्टर तो वही रखोगे ना, आप क्या करोगे, इस हॉस्पिटल को छोड़कर दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओगे। मतलब उस हॉस्पिटल की रेपुटेशन किसकी वजह से है? उस हॉस्पिटल की रेपुटेशन किसकी वजह से? उस हॉस्पिटल की रेपुटेशन उस डॉक्टर की वजह से है। लेकिन हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस डॉक्टर को बुक्स में नहीं लिख सकता, क्योंकि हमारे खाली कौन सी आइटम्स लिखी जाती है? मॉनेटरी आइटम्स बुक्स में लिखी जाती है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स बुक्स में नहीं लिखी जाती है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। अब ये ड्रॉबैक है या फिर मजबूरी है, जो भी मानो, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मॉनेटरी आइटम्स के अलावा कोई भी चीज नहीं लिख सकते। द बैलेंस शीट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ सर्टेन फैक्टर्स लाइक लॉयल्टी। वाओ, लॉयल्टी की कीमत नहीं होती, स्किल ऑफ पर्सनल which may be most valuable assets of an enterprise these days। दूसरा बात, ये जबरदस्ती बना दिया। बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? बैलेंस शीट बताती है मेरी आज औकात क्या है, व्हाट इज माय पोजीशन टुडे, मेरी आज क्या पोजीशन है। वो ये कभी नहीं बताती तू कल क्या करेगा। ये बिजनेस आज से 1 साल बाद दिवालिया हो जाएगा, ये बिजनेस 1 साल बाद 100 करोड़ का हो जाएगा। वो क्या बताती है? आज की पोजीशन है। वो ये नहीं बताती कि आपका फ्यूचर कैसे होगा। अरे यार ठीक है, जबरदस्ती मान लो, ये आपका फ्यूचर नहीं बताती, फ्यूचर में इसका क्या होगा। और प्रैक्टिकली जो भी यूजर्स वगैरह होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस फ्यूचर में क्या करेगा, जो इंपॉसिबल है बताना। ठीक है। तीसरा, अकाउंट्स इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता। सर इग्नोर चेंजेस ऑफ इन सम मनी फैक्टर्स इन्फ्लेशन। जैसे कि बात करें, मेरे पास लैंड है, मैंने लैंड खरीदी 5 लाख रुपए की। कब खरीदी? आज से 20 साल पहले खरीदी। ठीक है, मैंने 20 साल पहले जमीन खरीदी, आज उसकी कीमत कितनी हो गई? मान लो कितनी हो गई? देखो 1 करोड़ रुपए वैल्यू हो गई। लेकिन मेरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इसका नाम कंजर्वेटिव होता है, हम आगे पढ़ेंगे। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या बोलता है कि बुक्स में हमेशा कॉस्ट दिखाओ, कॉस्ट के ऊपर मत दिखाओ फिक्स एसेट्स को। तो यहां पर हो गया ना। अब मेरी बैलेंस शीट तो क्या बोल रही है कि मैं 5 लाख का आदमी हूं खाली, लेकिन मुझसे पूछो मेरी औकात 1 करोड़ रुपए की है। इसलिए इन्फ्लेशन फैक्टर को कंसिडर नहीं करता। ठीक है, अच्छी बात है। देयर आर ओकेजन वेयर अकाउंटिंग पॉलिसी कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। कन्फ्लिक्ट करती है। जैसे एग्जांपल बताऊं, आपका इन्वेंट्री आप पढ़ते हो, इन्वेंट्री कितने मेथड से निकालते हो? फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड वगैरह वगैरह। अब कौन सा मेथड यूज में लूं भी? दूसरा एग्जांपल लो, आपका डेप्रिसिएशन लगता है, खूब सारे मेथड है, अपन 2 ही मेथड की बात करें, एसएलएम, डब्ल्यूडी। अब एक कंपनी तो एसएलएम यूज में ले रही है, एक डब्ल्यूडी भी काम में ले रही है, दोनों को कंपेयर करना है। कैसे करूं? आप करके बता दो। कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों का तरीका प्रॉफिट निकालने का अलग अलग है। तो कई जगह हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी आपस में भी कंफ्लिक्ट करती है, इंडस्ट्रीज में भी कंफ्लिक्ट करती है, हमारे यहाँ भी कंफ्लिक्ट करती है। हमारे यहाँ कंफ्लिक्ट करती है उसे बोलते हैं सब्सटेंस और फॉर्म, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। चलो जी, ये हो गई 5वीं चीज। सर हमारा प्रॉफिट ट्रू एंड करेक्ट नहीं होता, ट्रू एंड फेयर होता है। अभी क्या बीमारी हो गई? हमारे यहाँ पर सभी खर्चे एक्चुअल बेसिस पे लिए जाते हैं। ये बात पूरी सही नहीं है, ये गलत बात है। सर क्या बोल रहे हो? एक्चुअल में हमारे यहाँ कुछ खर्चों को जजमेंट बेसिस पे लिया जाता है। ठीक है, मतलब वो खर्चे एग्जैक्ट नहीं होते, वो लगभग खर्चे होते हैं। सर जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा जो खर्चा है वो हम कैसे लेंगे भी? एस्टिमेट बेसिस पे लेंगे ना, एक्चुअल नहीं लेते ना। तो यही बात है कि सब हमारे यहाँ कुछ खर्चे जजमेंट बेसिस पे लिए जाते हैं, इसलिए हमारा प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं होता। ये हमारी लिमिटेशन हो गई। और बताओ, 6 वाला मैंने समझाया था, वो ह्यूमन रिसोर्स कंसिडर नहीं करते। ठीक है जी, इतना ही कर लेना, हम ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। गॉट इट सर? हो गई साहब, यहां तक बात समझ में आ गई? सर एकदम समझ में आ गई। लो जी साहब, आपकी पहली यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी। अब सर कुछ बातें, ये सीरियस बातें हैं, आपके 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स आते हैं
2 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं। मैं नहीं बोल सकता 12 मार्क्स मतलब होता है 6 क्वेश्चन, मैं नहीं बोल सकता 6 के 6 क्वेश्चन यहां से आएंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। सर क्या बात कर रहे हो, कहां से आएंगे, कहां से आएंगे, जल्दी से बताओ। ये जो पीछे दे रखे ना, पीछे क्या ट्रू फॉल्स, आप पूरे ट्रू फॉल्स नहीं कर सकते, आप पूरी थ्योरी नहीं पढ़ सकते, कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, लेकिन पीछे वाले ट्रू फॉल्स तो कर सकते हैं ना। इन ट्रू फॉल्स को कर लो, मैं पक्का बोल रहा हूं 6 में से कम 3 ट्रू फॉल्स इन्हीं ट्रू फॉल्स में से आएंगे जो हर यूनिट के पीछे दे रखे हैं। लो जी सर मैंने बल्ले बल्ले कर दी, आपकी फटाफट से बल्ले बल्ले कर दी, ट्रू फॉल्स का लफड़ा भी खत्म हो गया। लेकिन इनको करना है, मतलब जितना मैं करा रहा हूं वो करना ही है, और पीछे के ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू कर जाना, हमारा काम थ्योरी और ट्रू फॉल्स वाला हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन इनको कितनी बार करोगे, ट्रू फॉल्स कितनी बार करोगे, बोलो कितनी बार करोगे, कम से कम 2 बार और ज्यादा से ज्यादा 3 बार, 2 से 3 बार कम से कम करोगे, रट लेना इनको, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। चलो अब आ रहा है यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में आए, चलो सीधा करते हैं 1.25 पे चलते हैं। लो जी, अब इसमें से क्या आएगा, इसमें से आपको खूब सारी डेफिनेशंस दी हुई है, मैं आपको 2-2 लाइन में डेफिनेशंस बोलूंगा, आपको डेफिनेशंस याद करनी है और अपनी लैंग्वेज में लिख कर आनी है। ठीक है, आपके इस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, वो कोई बोलते हैं व्हाट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब एक क्वेश्चन दे देगा, उसके 4 पार्ट दे देगा, 1 2 3 और 4, इन चारों को समझाओ। लो जी, एक एक नंबर की आ गई, कितने नंबर की, एक एक नंबर की, कितने नंबर की, एक एक नंबर की। तो अगर एक एक नंबर की भी आ जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें पूरा ज्ञान नहीं लेना, हम खाली इनका मतलब समझ के जाएंगे। ठीक है जी। पहला, एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमारे यहाँ पर हमारी दुकान और हमारा घर दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं। ठीक है जी। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमारा बिजनेस और हमारा अलग घर अलग अलग होता है, हम घर के ट्रांजेक्शन बिजनेस में नहीं ले सकते, जैसे कि ड्राइंग्स वगैरह हुई, इसलिए वो P&L अकाउंट में नहीं आती, बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। लो जी। सेकंड चले, आओ जी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब देखो सर आपस में लिंक कितना करता है चीजों को। मनी मेजरमेंट का मतलब हो गया कि जो भी आइटम्स मनी में होती हैं, जो भी आइटम्स किस में होती है, मनी में होती है। सर वो आइटम्स ही हमारी कहाँ आती है, बुक्स में आती है, जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है वो हम बुक्स में नहीं लिखते। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई। चलो जी तीसरी बात करते हैं। हाँ तीसरी बात करते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई सर, एकदम समझ में आ गई। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ये बड़ी प्यारी बात है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलो जी सर यहां तक बात समझ में आ गई सर, एकदम समझ में आ गई। लो सर आगे की बातें करते हैं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बड़ी शानदार चीज है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट एकदम देसी लैंग्वेज में समझेंगे। आपने फर्स्ट क्लास पढ़ी, उसका रिजल्ट आया, फिर सेकंड क्लास पढ़ी, उसका रिजल्ट आया, थर्ड क्लास पढ़ी, उसका रिजल्ट आया, 11th पढ़ी, उसका रिजल्ट आया, 12th पढ़ी, उसका रिजल्ट आया। आपको हर साल रिजल्ट देने का क्या मतलब है यार, एक काम करें, आपको पूरा फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं तक का रिजल्ट एक साथ ही दे दे, मौज हो जाए। क्या होएगा, जो बच्चे नहीं पढ़ते, जो बच्चे गलत परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनका उनके टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को पता चलेगा क्या। मैं अगर फर्स्ट क्लास में खराब पढ़ रहा हूं, अगर मेरे बारे में मेरे टीचर्स को पता होगा कि मैं खराब पढ़ रहा हूं, तो क्या होगा, वो मुझे सुधारेंगे। अगर वो बोले यार हर साल रिजल्ट से क्या मतलब, 12वीं तक एक साथ रिजल्ट दे देंगे, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक एक साथ रिजल्ट दे देंगे, क्या होएगा, पता चला सब खत्म। समझ रहे हो होता क्या है, हमारे यहाँ पर ईयरली बेसिस पे रिजल्ट इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस अपने घर वालों को बता सकें, अपने पेरेंट्स को बता सकें, हमारे टीचर्स को बता सकें, हमारी सोसाइटी को बता सकें। सर सोसाइटी बहुत जरूरी होती है, उनको बता सकें और अगली बार अपने खुद में सुधार कर सकें। ठीक है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट यही बोलते हैं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलता है
कि हमें हमारे अकाउंट्स कंटिन्यू बेसिस पर बनाने चाहिए और एक फिक्स्ड पीरियड बाद बनाने चाहिए। अगर मैं कंटिन्यू 100 साल का बिजनेस चला रहा हूँ और 100 साल का एक साथ ही प्रॉफिट बताऊंगा तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि बिजनेस अच्छा है या बुरा चल रहा है, क्या चल रहा है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें अपने अकाउंट्स बनाने चाहिए, ठीक है। गोइंग कंसर्न बोलता है कि लाइफ टाइम बिजनेस चलेगा, कोई बात नहीं, हमें अकाउंट्स कैसे बनाने चाहिए, एक पीरियड के बाद बनाने चाहिए, ठीक है जी। चलें आगे, चलो सर, अच्छा इसको इंपॉर्टेंट लगा दूं पहले पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को। चलो सर, फायदे हैं क्या कुछ? ऑब्वियसली फायदे हैं, बता दिए मैंने आपको। पहला तो कंपैरिजन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड, कि आपके 11th में कितने मार्क्स आए थे, 12th में कितने मार्क्स आए थे, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो घर वाले आपको पार्टी देंगे, कुछ ना कुछ दिलाएंगे, लेकिन कम नंबर आएंगे तो डंडे भी दिलाएंगे ताकि आप अगली बार अच्छा परफॉर्म कर सको। तो एक तो कंपैरिजन करने में हेल्पफुल रहता है। दूसरी बात, यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर असर्टेनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का प्रॉफिट बताने में हेल्पफुल रहता है। तीसरा, मैचिंग पीरियोडिकल, कि एक पर्टिकुलर प्रॉफिट टाइम के में हमने जो प्रॉफिट कमाया उसके लिए हमने कौन कौन से खर्चे किए उसको बताने में हेल्पफुल रहता है। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है आराम से। चलो जी, अगला है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज एक्यूरल कॉन्सेप्ट? एक्यूरल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ड्यू बेसिस। हमारे यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ, मैंने इस साल सैलरी मेरी बनती है 12,000 रुपए की, मेरी सैलरी कितनी बनती है 12,000 की। सर कैसे बनती है? मेरे यहाँ एक स्टाफ काम करता है, उसको मैं 1,000 रुपये महीने देता हूँ। सर खाली 1,000 रुपये, अपने अपनी किस्मत, अपन 1,000 रुपये महीना देते हैं अपने स्टाफ को। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, अभी तक उसको सैलरी पे करी मात्र 10,000, मतलब मेरी 2,000 के भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। मेरी 2,000 अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। क्वेश्चन इतना सा आता है, सर हमारे पेंडल में कितना खर्चा आएगा, 12,000 आएगा कि 10,000 आएगा, बताओ जरा। सैलरी में 12,000 दी बनती है, लेकिन 1,000 ही पे की है, तो कितनी आएगी पेंडल में, कितनी आएगी, 12,000 आएगी। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट इसे ही बोलते हैं। एक्यूरल कॉन्सेप्ट का मतलब कि हमारे सारे खर्चे और सारी इनकम ड्यू बेसिस पे आती है। ड्यू बेसिस का मतलब होता है कि वो इस साल की जो भी होगी वो आएगी, कोई मैटर नहीं करता आपने कितनी पे करी कितनी पे नहीं करी। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट मतलब ड्यू बेसिस, एक्यूरल कॉन्सेप्ट मतलब ड्यू बेसिस, ठीक है जी। एक्यूरल कॉन्सेप्ट मतलब ड्यू बेसिस, कि हमारे यहाँ कैश के हिसाब से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करे जाते पेंडल के अंदर, हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं ड्यू बेसिस पर, ठीक है जी। चलो एग्जांपल कर लेना अभी प्लीज ये वाला। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सुनना आराम से। हमने सेल करी 50 लाख रुपए की। इस सेल को करने के लिए मैंने कुछ खर्चे किए होंगे, जैसे कि मैंने परचेज करी, आप परचेज बोल दो या सीओजीएस बोल दी होगी, एक ही बात हो गई। मैंने सैलरी पे करी, मैंने रेंट पे किया, मैंने अदर एक्सपेंस पे किए। क्या किया? अदर एक्सपेंस पे किया, इतनी सारी चीजें पे करी। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इस सेल को करने के लिए जो जो आपने खर्चे किए वो सब इस साल के पेंडल में आने चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, इस सेल को करने के लिए जो जो आपने खर्चे किए वो सब इसमें आने चाहिए। जैसे कि मैंने मशीन खरीदी, क्या खरीदी साहब, मशीन खरीदी कितने की, 50,000 रुपए की, लेकिन ये मशीन का बेनिफिट मुझे 5 साल मिलना है, तो इस साल खाली बुक्स में कितना आएगा, 10,000 आएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, इस सेल को कमाने के लिए जो जो खर्चे होते हैं वो सब ही पेंडल में आने चाहिए, खत्म बात। सर एक्यूरल और मैचिंग कॉन्सेप्ट कोई रिलेशन है क्या? हाँ जी, एक्चुअल में एक्यूरल और मैचिंग कॉन्सेप्ट साथ में चलते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है इस सेल को कमाने के लिए जो खर्चे किए वो पेंडल में आने चाहिए, और एक्यूरल भी तो ये बोलता है ड्यू बेसिस पे खर्चों को लिखो। सर ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा गया देखो, इसमें अंडरलाइन करना, ऑल एक्सपेंसेस मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ एनी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड देन एक्सपेंस रिलेटेड टू अर्न द रेवेन्यू शुड आल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड। लो जी सर, ठीक है।
दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्यूरेल कॉन्सेप्ट, आ गया ना। As it considers the occurrence of expense and income and do not concentrate to annual cash, actual cash inflow and outflow of cash. मुझे कोई मतलब नहीं पैसा कितना आया कितना गया. This leads to adjustment of certain items like prepaid, outstanding वगैरह वगैरह adjust करने पड़ते हैं. सर एक लाइन लिखाऊंगा अलग से एक्स्ट्रा एक्सेप्शंस. इसके कोई एक्सेप्शंस भी है क्या? हाँ सर, इसके कोई एक्सेप्शंस भी हैं. ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ सकता है. इसके एक्सेप्शंस के नाम है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट. आई थिंक उस इनकम को कमाने के लिए नहीं हुआ. लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, बैड डेब्ट्स, रिकवर एटसेट्रा. लो जी सर, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है. मैचिंग कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं. बाकी ये किस पे बेस्ड होता है? एक्यूरेल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो सकता है. ये आपके ट्रू फॉल्स में आ सकता है. आओ जी आगे चलते हैं. लो जी सर, मेरा फेवरेट आ गया, गोइंग कंसर्न. कोई भी बंदा बिजनेस करेगा, कोई भी बंदा दुकान खोलता है, कोई भी बंदा कंपनी खोलता है, क्या सोच के खोलता है? आज मैं दुकान खोल लेता हूं, अगले महीने बंद कर दूंगा. क्या बोल रहे हो सर? मैं दुकान खोल लेता हूं, अगले साल दुकान बंद कर दूंगा, अगले साल कुछ नई दुकान खोलूंगा. माथा खराब है तेरा. लोग दुकान खोलते हैं ना तो वो 1 साल 2 साल के लिए नहीं खोलते, वो कई सालों के लिए खोलते. कितने सालों के लिए? कई सालों के लिए. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलाएंगे, कंटिन्यू चलाएंगे, कंटिन्यू चलाएंगे, उसको नियर फ्यूचर में बंद नहीं करेंगे. लिखना क्या है? बिजनेस मेरा इस अजम्पशन पे चलता है कि मेरा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, वो नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा. ठीक है, इसको न तो मैं लिक्विडेट करूंगा, नहीं इसको मैं फ्यूचर में बंद करूंगा. ठीक है, एक लाइन लिख लो. इफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो देन ऑल accounting policy are used. However, if going concern is not follow, अगर going concern follow नहीं होगा, then all assets, ये काम का है, ये काम का है, and liabilities are disclosed at NRV. प्लीज अंडरलाइन. किस पे दिखाएंगे? NRV पे. सर NRV क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल वैल्यू. लो जी, लो जी आगे चले. नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट. सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब कि हम जो अभी हमारी एसेट्स खरीदते हैं वो किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे दिखाते हैं. किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे दिखाते हैं. ठीक है जी, किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे, सॉरी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं. हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? हमने जितने में खरीदी उतने में दिखाते हैं. हमारे यहाँ पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट किस पे लागू होता है? ये लागू होता है एप्लीकेबल ऑन फिक्स्ड एसेट्स ओनली. फिक्स्ड एसेट्स. सर करंट एसेट्स पे लागू नहीं होता है? नहीं भाई, जैसे इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री को हम दिखाते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे, तो ये खाली किस पे लागू होता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे लागू होता है. चलो जी आगे चलते हैं. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. क्या? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सर, अच्छा पहली बात तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ जरूरी नहीं कि सबके सब हमारे प्रैक्टिकली लागू हों. कुछ कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाए जाते हैं लेकिन वो फिलहाल हमारे लागू नहीं होते. जैसे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हो गया. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नॉर्मली लागू नहीं होता. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम असेट को कितने पे दिखाएंगे? जितने में हम आज असेट को बेचें तो कितना पैसा मिलेगा. हम असेट को कितने पे दिखाते हैं? अगर मैं असेट बेचूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, उसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन. ठीक है, तो हमारे यहाँ कंजर्वेटिव यूज में आता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज में नहीं आता है. ठीक है, लेकिन आता है तो हम लिख देंगे.
ठीक है जी, चले आगे। चलो, ड्यूअल कॉन्सेप्ट पता ही है कि हमारे यहाँ डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है। उसके अलावा और क्या बच के देखते हैं इसके अंदर। अजो साहब मोस्ट इंपोर्टेंट, एक सेकेंड। अगला क्या है साहब, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, शांति से। कंजर्वेटिव मतलब आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, हम कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, रिस्क होता है ना साहब, ये कुछ भी करते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या बोलता है कि आप अपने अकाउंट्स इस तरीके से बनाओ कि आप केवल वही चीजें दिखाओ जो आपको प्रॉफिट होने वाला है, रिस्क को कंसिडर मत करो। अब रिस्क को कंसिडर करने का मतलब क्या हुआ, देखो दो चीजें होती है, एक तो प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है। आपको लगता है लॉस होगा, आपको लगता है लॉस होगा, आपको लगता है लॉस होगा, आपको लगता है लॉस होने वाला है, आप बुक्स में दिखा दो। लेकिन कंजर्वेटिव अप्रोच के हिसाब से क्या बोलता है, आप प्रॉफिट तब तक मत दिखाओ जब तक वो हो नहीं जाए। समझाओ सर, समझो। मेरे को लॉस हो चुका या होगा, सर हो कैसे सकता है, मैंने 15 जनों को माल बेचा, मुझे पता है 1-2 पैसे खा जाएंगे मेरे, तो लॉस का प्रोविजन बना लो। क्या बना लो, प्रोविजन बना लो। मुझे लगता है कि फ्यूचर में 1% चांस है कि ऐसा लॉस हो सकता है, तो उसका प्रोविजन बना लो या उसको कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखा दो। लेकिन प्रॉफिट, अगर मुझे लगता है प्रॉफिट होने वाला है तो भी मत दिखाओ। प्रॉफिट कब दिखाओ, जब वो एक्चुअल में हो जाए। ठीक है, कंजर्वेटिव अप्रोच क्या बोलते हैं, नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम, हाउएवर प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस, लेकिन जो लॉसेस हैं उसको बुक्स में दिखा दो। क्या बोलता है साहब, आपको लगता है कि वो लॉस होने वाला है तो दिखाओ, प्रॉफिट है तब तक नहीं हो जब तक मत दिखाओ। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ करंट एसेट्स को कैसे दिखाया जाता है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। मार्केट वैल्यू बोल दो या एनआरवी बोल दो, एक ही बात हो गई। ठीक है सर, 3 पॉइंट है कंजर्वेटिव को, इंपॉर्टेंट लगा लो। 3 पॉइंट है इसके अंदर कंजर्वेटिव के अंदर। पहला प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, न्यूट्रलिटी एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। प्रूडेंस का मतलब समझदारी होता है, वही हो गया, पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस दिखा दो लेकिन गेन मत दिखाओ। न्यूट्रलिटी मतलब सबके साथ सेम बिहेव करो, आप कोई भी हिडन इंफॉर्मेशन मत रखो। अनबाइस मतलब बिना दबाव के काम करो। तीसरा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर तरीके से हर चीज को डिस्क्लोज करो। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब टू फॉलो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी ईयर टू ईयर बेसिस। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, मैं इस साल फीफो यूज में ले रहा हूं, अगले साल वेटेड यूज में ले रहा हूं, फिर फीफो यूज में ले रहा हूं, फिर वेटेड यूज में ले रहा हूं। आपके अकाउंट्स कभी अच्छे नहीं बन सकते। जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने एक बार यूज में ले ली, जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने एक बार यूज में ले ली, जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने एक बार यूज में ले ली, आप उसी अकाउंटिंग पॉलिसी को कंटिन्यू बेसिस पे यूज में लो, उसको चेंज मत करो। कंसिस्टेंसी मतलब जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने एक बार यूज में ले ली उसको कंटिन्यू यूज में लो। आप एसएलएम लगा रहे हो, हर बार एसएलएम लगाओ। आपने फीफो यूज में लिया, आप हर बार फीफो यूज में लो। कई बार मजबूरी हो जाती है तभी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो, अदरवाइज मत करो। सर क्या क्या मजबूरी हो सकती है हमारी, केवल 3 ही कंडीशन में आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे। ये क्वेश्चन सर पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में इस बार भी आने के चांसेस हैं। सर क्या क्या 3 कंडीशन में, पहली बात कि अगर आपके आईसीआई, आराम समझना, आईसीआई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करता है वो बोलते हैं कि साहब आपको चेंज करना है टू ब्रिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डेंस विद एएस। एएस में कुछ चेंज आए तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसी यूज में ले सकते हो, या फिर आपका लॉ बोले क्या, टू एज विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तीसरा, आपको लगता है कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो, अगर आपको लगता है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो आपके फाइनल अकाउंट्स और अच्छी तरीके से डिस्क्लोज होंगे, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। अंडर द चेंज सर्कमस्टेंसेस इट इज फील दैट न्यू मेथड विल रिफ्लेक्ट मोर ट्रू एंड फेयर पोजीशन, तो उस केस में कर सकते हो। चलो जी सर, अगला क्या है, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी सर, मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल नहीं है, गुड्स नहीं है, या मटेरियल का मतलब पता है क्या है, इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है। हमारे अकाउंट्स में हर चीज
हमारे अकाउंट्स में हर चीज को अलग अलग डिस्क्लोज करना पॉसिबल नहीं है। सर ये क्या रायता लाए हो? सुनो, मेरी दुकान में कम से कम 100 तरह के खर्चे होते हैं। छोटी सी दुकान है फिर भी 100 तरह के खर्चे होते हैं। चाय, पानी, नाश्ता, समोसा, चाय, बीड़ी, इतने सारे खर्चे होते हैं। अब बताओ, अगर इन सब खर्चों को अलग अलग लिख जाऊं तो कितना गंदा बैलेंस शीट बनेगा, कितना गंदा पेंडल बनेगा, कोई पढ़ेगा क्या? इसीलिए हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप सारे आइटम्स को अलग अलग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, कम से कम उसको तो सेपरेटली डिस्क्लोज करो। सर इंपॉर्टेंट आइटम्स क्या होता है हम बात करेंगे, लेकिन जैसे अभी मैंने बताया चाय, कॉफी, ये तो इंपॉर्टेंट आइटम नहीं है, तो इनको आप क्या करो, लिख दो टू टी एंड एक्सपेंसेस, सब एक साथ आ गए। लेकिन इंपॉर्टेंट आइटम जैसे पेरेंटी चाहे 5 रुपए की हो चाहे 500 रुपए की हो, है तो ना कि इसमें पेरेंटी लगी है, तो जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है उनको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। अब सर इंपॉर्टेंट आइटम्स क्या होता है, तो जो मैं बोलूंगा सुनना, फिर आपकी इच्छा हो तो मैं अंडरलाइन करा दूंगा। एनी आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम, कोई भी आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम which may influence the economic decision of any person, जो किसी के डिसीजन को चेंज करने की ताकत रखता हो, उन सभी आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल आइटम। इसीलिए पेनल्टी ऐसा है, मान लो कोई मोदी भक्त हो, राहुल गांधी भक्त हो, मैं तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, इसने 5 रुपए पेनल्टी लगा दी। कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो क्या होगा, अगर वो पेनल्टी नहीं दिखाता तो शायद इन्वेस्ट कर देता, लेकिन पेनल्टी दिखाती है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो कोई भी आइटम जो किसी के डिसीजन को चेंज करने की ताकत रखती है, उन सभी आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल आइटम्स बोलते हैं। और हमें हर मटेरियल आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ऑल द आइटम्स व्हिच मे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज शुड बी डिस्क्लोज्ड in the financial statement, and many insignificant item which will only increase the work of accountant but not relevant, लेकिन जो खाली अकाउंटेंट का वर्क बढ़ाए, रिलेवेंट नहीं, उसको हम सेपरेट डिस्क्लोज नहीं करेंगे। प्लीज ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन ये इस बार आएगा। सर मैं आपको लिस्ट लिखा दूं क्या, कौन कौन सी आइटम मटेरियल आइटम होती है? सर कोई लिस्ट नहीं है, ये डिपेंड करती है कंडीशन पे, सिचुएशन पे, कंपनी की साइज पर, कंपनी का बिजनेस कैसा है उस पर। तो इट इज ए सब्जेक्टिव टर्म जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकती है। इट इज बेस्ड ऑन जजमेंट, इट इज नॉट ए लिस्ट, इट इज ए सब्जेक्टिव टर्म, डिपेंड ऑन द जजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, चलो जी आगे चले। लो सब हो गया। अगला इंपॉर्टेंट डिसीजन, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। सर हम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज में लेते हैं, वो अकाउंटिंग पॉलिसी हमें डिस्क्लोज करनी होती है कि हमने ये अकाउंटिंग पॉलिसी यूज में लेती है। लेकिन 3 अकाउंटिंग पॉलिसीज ऐसी होती हैं या 3 असम्पशंस ऐसी होती हैं, वो हमें डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ती, हमें मानते हैं कि चीजें हैं। जैसे कि दुकान है, आज है, हम कपड़ा खरीदते तो क्या सोचते हैं कि यार पसंद नहीं आया तो कल बदलवा लूंगा, यार मैं आज तो कपड़ा खरीद के ले जा रहा हूँ, कल मैं आऊंगा ये दुकान ही नहीं मिलेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। कभी सोचा ऐसा? नहीं सोचा ना, नहीं सोचा ना। तो ये सब चीजें मानते हैं कि ऐसा है, तो कुछ अजम्पशंस है ये हम मानते हैं, ये होती हैं, ये हमें अलग से डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ती। फिर सुनो, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस वो अजम्पशंस होती हैं जो मानते हैं होती ही होती हैं, उनको हमें अलग से डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता। हम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो लेते हैं हमें वो सभी नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी पड़ती है, बट ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, ये हमें अलग से डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ती है। इनको आपको डिस्क्लोज कब करना है? इनको आपको तभी डिस्क्लोज करना है जब ये फॉलो नहीं होती है। ये अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये अकाउंटिंग अजम्पशंस हम तभी डिस्क्लोज करते हैं जब इनको फॉलो नहीं करते हैं। जब फॉलो करते हैं तब इनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी है सर? पहली गोइंग कंसर्न, दूसरी कंसिस्टेंसी और तीसरी एक्यूरल। तीनों का मतलब मैं पढ़ चुका हूं। गोइंग कंसर्न कंटिन्यू बिजनेस चलता रहे, कंसिस्टेंसी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो ईयर टू ईयर बेसिस, और अकाउंट्स हमारे ड्यू बेसिस पे बनने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ सकता है इसमें, उसको आप लॉ में पढ़ सकते हो या कंपनी में पढ़ सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? P&L, बैलेंस शीट, चेंज इन नोट्स टू अकाउंट्स, या फिर एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। से क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको खाली ये ध्यान रखना कि 4 मेन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। ये 4 ही क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अलावा कोई भी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बस इतना ही याद करना है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है जी, नीचे आ जाओ।
अगला कॉन्सेप्ट क्या है? सब्सटेंस और फॉर्म। सर सब्सटेंस और फॉर्म क्या होता है? सर सब्सटेंस और फॉर्म क्या होता है? सब्सटेंस और फॉर्म का मतलब होता है, देखो फॉर्म मतलब लो, सब्सटेंस मतलब कुछ भी इवेंट। हमें लो के दायरे में रह के काम करना चाहिए, जैसे हमारा लो बोलता है हमें वैसे काम करना चाहिए, लो के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लो बोलेगा वैसा ही करेंगे। कई बार हमें लो को बचाने के लिए मजबूरी में लो तोड़ना पड़ता है, उसे बोलते हैं सब्सटेंस और फॉर्म। सर क्या बात कर रहे हो, लो को बचाने के लिए लो तोड़ना पड़ता है? पुरानी मूवीज नहीं देखते क्या? वो हीरोज को जेल में बंद कर देते थे, फिर वो जेल तोड़कर भागता था और फिर वो कैदी को पकड़ के लाता था। जेल तोड़ी ना, लो तोड़ा ना, लेकिन अगर वो जेल नहीं तोड़ता तो कैदी को पकड़ के लाता क्या? नहीं लाता ना। इसे सब्सटेंस ऑफ फॉर्म बोलते हैं। सर कोई और अच्छा एग्जांपल बताओ जो हमने देखा होगा मूवीज के अंदर। तो एक मूवी थी थ्री इडियट्स। वाह यार, थ्री इडियट्स में क्या होता है? थ्री इडियट्स के अंदर वो राजू रस्तोगी वो याद है खिड़की से कूद जाता है, क्यों कूदता आप सबको पता है। तो फिर वो जो आमिर खान है उसको एम्बुलेंस में डालता है और ठीक है वो आगे स्कूटी पे चल रहा होता है और उसको एम्बुलेंस पीछे चल रही होती है। याद करो उस वक्त उसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था आमिर खान ने। क्या बात करो, हाँ सर देखा ना, रेड लाइट वगैरह बीच में आई थी उसने सब तोड़ दी। उसके लिए रेड लाइट उसके लिए मैटर करती थी, दोस्त की जान थी, इंसान की जान थी ना। तो लो तोड़ा, लो को बचाने के लिए, उसे बोलते हैं सब्सटेंस और फॉर्म। लो के ऊपर जाके काम करना ताकि लो बच सके। सर ये तो हो गई कहानी बातें, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है कि हाँ सुनना, हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन कौन लगाता है एसेट्स पर? जो ओनर होता है वो लगाता है। एक एसेट है जिसका ओनर मैं हूं, मैंने आपको किराए पर दे रखी है, मैंने आपको रेंट पे दे रखी है, बताओ उस पर डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा ना, आप नहीं लगाओगे ना। मैं क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मैं तो ओनर हूं। ठीक है, अच्छी बात, ओनर डेप्रिसिएशन लगाता है। जो रेंट वाला भाई साहब होता है, जो ओनर नहीं होता, वो डेप्रिसिएशन नहीं लगाता। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा हायर परचेज का। हायर परचेज में आप किसी को एसेट देते हो, उसको बोलते हैं ये एसेट ले और ये एसेट तेरी, लेकिन उस केस में ओनरशिप उसको कब ट्रांसफर होती है? अभी या जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तब। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा तभी तो ओनरशिप जाएगी उसके बाद, उससे पहले नहीं जाएगी ना। तो अब देखो यहां दो आपस में लड़ाई करने लग गए, दो कॉन्सेप्ट। एक बोलता है कि ओनर मैं हूं नहीं इसलिए डेप्रिसिएशन मत लगाओ, और दूसरा कॉन्सेप्ट बोलता है भाई इनडायरेक्टली तू ही ओनर है, आज नहीं तो 10 साल बाद तू ही ओनर हो जाएगा, तो इसमें डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा? तो हायर परचेज केस में ओनर नहीं है वो भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो यहां पर लो के ऊपर जाके काम किया ना, लो बोलता है ओनर ही डेप्रिसिएशन लगाएगा, और हायर परचेज में वो ओनर नहीं है फिर भी डेप्रिसिएशन लगा रहा है ना, इसे बोलते हैं सब्सटेंस और फॉर्म। देखो इसमें क्या लिखा है, देखो it is necessary that the accountant for are presented in accordance with the substance and economic reality, not merely their legal form। कि लीगल फॉर्म के बेसिस पे उसको हम ट्रीट नहीं करते, उसके इकोनॉमिक रियलिटी के बेसिस पे उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, सब्सटेंस ऑफ फॉर्म होता है। बस इतना ही कर लेना, इसमें मोर देन सफिशिएंट ट्रू फॉल्स वगैरह आपको करने ही है। आ जाओ अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी में। सर मुझे नहीं लगता पर्सनली इसको आपको करने की जरूरत है। सर क्यों? क्योंकि इसमें जो डेफिनेशंस दी वो लगभग कहीं ना कहीं आपकी पढ़ी हुई है। लो सर यूनिट नंबर 5, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी में खाली एक ही टॉपिक आपको करने का है। कौन सा? अकाउंटिंग पॉलिसी किस पे डिपेंड करती है? अकाउंटिंग पॉलिसी 3 ही पॉइंट पे डिपेंड करती है, प्रूडेंस, सब्सटेंस ऑफ फॉर्म एंड मैटेरियलिटी। प्रूडेंस मतलब समझदारी, इनकम तब तक मत दिखाओ जब तक वो एक्चुअल में नहीं हो जाए, लॉस इमीडिएटली दिखा दो। सब्सटेंस ऑफ फॉर्म अभी बताया था, और मैटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट आइटम आपको बताया था। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी किस पे डिपेंड करती है? तो ये पॉइंट करना है आपको। ठीक है, एक ये पढ़ लेना, ठीक है ना। अकाउंटिंग पॉलिसी हम चेंज कर सकते हैं क्या? 3 ही कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। एक तो लो बोले अभी बताया ना ऊपर, पिछले ऊपर पढ़ाया था अभी पहले। एक दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोले तब, एक खुद को अच्छा दिखाने के लिए। ये मैंने अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी पढ़ा था, कंसिस्टेंसी उसमें जो लिखाया था वही सेम का सेम आप लिख सकते हो। ठीक है, लो जी सर हो गया, खत्म बात, इतना ही है। हाँ जी, ट्रू फॉल्स आप कर ही लोगे। मेजरमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, सर इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या? पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो एक ही कर लेना, मेजरमेंट क्यों जरूरी होता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इनके मतलब बता देता हूँ। प्रिंसिपल, वैल्यूएशन प्रिंसिपल कैसे? हिस्टोरिकल मतलब कॉस्ट मतलब
कि हम अगर इसको जितने में खरीदा था उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। करंट कॉस्ट मतलब मैं अगर आज खरीदने जाऊं तो कितने में मिलेगा उसे करंट कॉस्ट बोलते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब हम अगर उसको बेचने जाएं तो कितने में बिकेगी उसे रियलाइजेबल बोलते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो एन्युटी में हम पढ़ते हैं ना मैथ में कि जो हम कमाएंगे उसकी आज की वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। इतना ही कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स कर लेना। चलो बाय बाय। इसके अलावा अगला जो थ्योरी वाला एलिमेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ज्यादा बनाऊंगा तो आप पक जाओगे। ठीक है, बाय बाय।